Everybody was holding the baby. Nobody was holding the mother. As a new mother, what do you think every woman should know about lactation or early motherhood? More is less. अच्छा, शुरुआत के कुछ हफ्ते होते हैं कैन बी ओवरवेलमिंग डॉक्टर योग्यता। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक छोटा बच्चा घर में आया, किलकारी गूंजी है तो ऑब्वियसली सब बहुत खुश है। लेकिन एक माँ के साथ क्या बीती है वो माँ ही समझ सकती है। तो जो माँ के कॉमन स्ट्रगल्स हैं शुरुआती हफ्तों में, पोस्टमार्टम की मैं बात कर रही हूँ, वो कौन कौन से स्ट्रगल? Enough milk is for whom? For the baby's growth, not for others to see. The mother is going through panic attacks or anxiety attacks, then you might need to go to a psychologist or a therapist to help the mother. So if you're choosing yourself, you're choosing the baby. Breastfeeding is not just a way to put milk in their mouth. No. तो जब बच्चा छाती पे आता है, बच्चा आपको देखता है, स्माइल करता है, फिर फीड करता है, फिर स्माइल करता है, वो चीज़ आपका एक एक्सक्लूसिव टाइम है बच्चे के साथ. तो इट इज़ बॉन्डिंग. इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर द मदर. तो कुछ माओं को तो दूध नहीं आता है शुरुआती दिनों में, फिर कैसे बच्चे को हम ईट करें? Welcome viewers. In today's episode of Clear Cut with Jyotsna, I am having with me is Dr. Yogyata Wadhwa. Very warm welcome to you, Dr. Yogyata. She is certified lactation consultant and a childbirth educator. She will educate each new mom and the woman who is in the middle of her pregnancy how to deal with the struggles right after the birth of their baby. So Dr. Yogyata, आज की तारीख में ये बहुत अहम हो गया है समझना कि हम अपने छोटे बच्चे से कैसे डील करें, क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि कब बच्चा रो रहा है कॉलिक की वजह से, कब उसे भूख लग रही है, कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, सो ऑन. सो डॉक्टर योग्यता, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानने के इच्छुक हूँ कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू चाइल्ड बर्थ एजुकेशन और lactation thing? So basically, background से I am a physical therapist. I started with teaching exercises in pregnancy. Okay. तो it was very very, मतलब मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात थी कि एक जो प्रेग्नेंट मदर हैं, अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि आप नेक के लिए ये एक्सरसाइजेस कर लीजिए, तो वो मेरे से पूछ रही है कि क्या मैं नेक मूव कर सकती हूँ. आई वॉज लाइक व्हाई नॉट. नहीं, उन्होंने बोला है कि आप प्रेगनेंसी में कुछ नहीं कर सकते. दिस ब्रॉट मी इनटू एन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज सो मेनी मिथ्स इन दिस एरिया वेयर इन उनको पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके फिर उन्हीं लोगों के डिलीवरीज में प्रॉब्लम आ रही हैं. So when I ventured into this domain, it further made me go into dig deeper into the phases of postpartum. Again, the mothers were very troubled. There was no one to handhold. And the transgenerational things जो पहले से चलती आ रही हैं, that no more hold much of importance nowadays, much of significance, because times have changed. चीज़ें बदल गई हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं. तो this hand holding of the mother, everybody was holding the baby, nobody was holding the mother. So that's how it inspired me to move into this. बिल्कुल. और आजकल बहुत मिथ्स हैं, बहुत से वहम हैं, बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिन्हें बर्स्ट करना ज़रूरी है. बट एज अ न्यू मदर, डॉक्टर योग्यता, व्हाट डू यू थिंक एवरी वुमन शुड नो अबाउट लैक्टेशन और अर्ली मदरहुड? More is less. More is less. Right. Although pregnancy के टाइम से ही we encourage the mothers who come to antenatal classes या हॉस्पिटल में भी आती हैं, तो हम encourage करते हैं कि आप प्रेप करना शुरू कर दीजिए, अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग, एटलीस्ट मिथ्स क्लियर कर लीजिए. बट जब वो इस दौर में आते हैं, when they come into this phase, there are so many challenges that can come as situational. तो शुरू में प्रेप करना अराउंड नोइंग द प्रोसेस ऑफ लेबर, नोइंग द प्रोसेस ऑफ बेसिक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क प्रोसेसेस, बच्चे के बेसिक नीड्स, वो सब आपको पहले से प्रेप करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट वंस यू बिकम अ मदर, वंस द पोस्टपार्टम फेज सेट्स इन, there will be still so many challenges coming in. That you have to deal one day at a time, because nobody can prepare you well for that. Once you go through it, then you only realize that, okay, this is
how I have to, and that's why we say that it takes a village to raise a baby, because she needs a lot of support system. She cannot actually handle it alone. तो कितना भी प्रेप करें कम है, लेकिन प्रेप करना ज़रूरी है ताकि आउटसाइड जो बहुत सारे मिथ्स हैं आप उनको जो है हटा देते हो. अच्छा, शुरुआत के कुछ हफ्ते होते हैं कैन बी ओवरवेलमिंग डॉक्टर योग्यता. सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक छोटा बच्चा घर में आया, किलकारी गूंजी है तो ऑब्वियसली सब बहुत खुश हैं. लेकिन एक माँ के साथ क्या बीती है वो माँ ही समझ सकती है. तो जो माँ के कॉमन स्ट्रगल्स हैं शुरुआती हफ्तों में, पोस्टमार्टम की मैं बात कर रही हूँ, वो कौन कौन से स्ट्रगल हैं? सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चा आया है तो खुशी होगी माँ को. नहीं, माँ को खुशी होती है, बट हाँ जरूरी नहीं है. जिस दर्द में माँ होती है वो माँ को पता होता है. बीट इट्स नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन. दर्द की बात अलग है, इमोशंस की बात कर रही हूँ. यू आर हैप्पी, यू लव योर बेबी, बट देयर कैन बी सो मेनी चैलेंजेस दैट ब्रिंग यू इनटू अ डायलेमा दैट व्हाट आई हैव पुट माई सेल्फ इनटू. It is true. True. Yeah, it's true. It is a hard truth. Nobody wants to talk about it, because if I talk about कि I have a baby, it's difficult initially to connect with the baby. मुझे समझना पड़ रहा है कि अच्छा क्या ये मेरे अंदर से ही आया है, क्या ये मेरा ही बच्चा है. पहली चीज़, कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कनेक्शन की इनिशियली, लेकिन वो क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? अगर आपको बच्चे आने पे खुशी नहीं है तो क्या तो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ शायद. ऐसा कैसे हो गया कि बच्चा आया और मुझे खुशी नहीं हो रही है जैसे सब खुश हो रहे हैं. मैं खुश हूँ पर मैं वैसे खुश नहीं हूँ जैसे सब खुश हो रहे हैं, यू नो. सो दैट इज अगेन हॉर्मोन्स टेकिंग यू ओवर. पहले 2 हफ्ते सब हैप्पी गो लकी है, सब आएंगे, विजिटर्स आएंगे, कोई बच्चे को उठाएगा भी करेगा भी. तीसरा हफ्ता जैसे ही शुरू होता है, हस्बैंड गया काम पे, 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई छुट्टी नहीं लेता. इतना शायद ऑफिशियली भी नहीं मिलती. 15 दिन से ज़्यादा. वही 2 हफ्ते. पैटर्निटी लीव. मैटर्निटी तो ज़्यादा होती है, पैटर्निटी शायद 15 दिन तक. वो भी कुछ ही लोगों को मिलती है. अच्छा. तो 2 हफ्ते के बाद हस्बैंड चला जाएगा, अब माँ रह गई अकेले बच्चे के साथ. कितने भी आप हाउस हेल्प हायर कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, बच्चे को तो माँ ही देखेगी अच्छे से. नीड, यू आर द प्राइमरी केयर गिवर. You are responsible for a tiny human. और हम तो इतने केयर फ्री होते हैं उससे पहले. Suddenly we have such a huge responsibility. So वो तीसरा हफ्ता आते आते अब बच्चा जागने भी ज़्यादा लगा है. पहले तो बच्चा सो रहा था, सोता ही रहता था. अब बच्चा जागने लगा है, सोएगा नहीं तो नीड्स कम्युनिकेट करने के लिए रोएगा. अब माँ समझ नहीं पाती है ये रोना भूख का है, डायपर का है. बच्चा माँ से दूर नहीं होना चाहता है, उस समय पे बेड पे रखते ही रोता है. ऊपर से मिथ्स और आ जाते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स और आ जाते हैं कि रो रहा है मतलब तुम्हारा दूध पूरा नहीं है, रो रहा है तुम्हारा उसका पेट नहीं भरा है. यू नो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बेबी. इट इज़ द कम्युनिकेशन. उसको कुछ भी है, पैर में खुजली भी हो रही है तो वो कैसे बताएगा, ठंड लग रही है कैसे बताएगा. शुरुआती 3 महीने जो रहते हैं उसमें बच्चा ज़्यादा सोता है, तब माँ के मन में ये भी सवाल आता है कि लगातार कुछ दिन ही सोता है. ओके. फिर धीरे धीरे उठने लगता है. मतलब पहले हफ्ता 10 दिन काफ़ी सोएंगे, चौथे 5वें 6ठे हफ्ते में वो रात में ज़्यादा जागते हैं, दिन में सोते हैं. और क्योंकि उनको नहीं पता हमारी रात है ना, उनके अभी सर्काडियन रिदम नहीं बने. रात दिन का फ़र्क 2.5 महीने के बाद, 8-9 वीक के बाद जाके ब्रेन को पता चलता है. तो उसके पहले माँ के लिए बड़ा मुश्किल है. रात भर बच्चा जागेगा बार बार. और अब वो क्या सोचती है कि भाई हस्बैंड तो पूरे दिन काम करके आया है, मैं इसको बोलूं नहीं बोलूं, एक जने की तो नींद पूरी हो. मतलब देर आर लॉट ऑफ डायलेमास एंड थिंग्स इन योर माइंड, एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट throughout in the postpartum. So first 6 weeks are very challenging and very difficult for a new mom. बट अब समय थोड़ा बदल गया. लाइक हस्बैंड्स को भी हम देख रहे हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ पूरा सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं. यहाँ तक कि किचन में भी एक हस्बैंड को हम देख रहे हैं वो खाना बना के अपनी वाइफ को खिला रहा है, या जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी प्रॉपरली उनकी भी देखभाल कर रहे हैं. अच्छा, कुड यू प्लीज शेयर फ्यू फनी और यूनिक केसेस विच मेड यू स्माइल व्हाइल कंसल्टिंग? स्माइल मुश्किल होता है.
फनी। कभी तो ऐसा हुआ होगा, आपको लगा होगा ये कैसा सवाल पूछ रही है। नहीं, ऐसा तो बहुत होता है कि उनके सवाल वो खुद ही बोल रहे होते हैं कि ये हमारे सवाल बहुत सारे हैं और सिली क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ माइंड मत करना। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मुझे पता है कि किसी का सवाल कितना भी सिली और छोटा क्यों ना हो, हमारे लिए उनके लिए वो सिली नहीं है। सो फनी इंसिडेंट्स तो नहीं होते हैं ज़्यादा, ओवरवेलमिंग इंसिडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, wherein I myself think कि what society has brought women into. You know, I had a mother who is kind of, baby is doing all fine, growing fine, everything fine, but there is a societal myth, अगर आपका दूध लीक नहीं करता है तो आपके पास दूध कम है. If you don't leak, you don't have milk. So her baby is growing fine. It's again a pressure for a mom. Pressure for the mom. So baby is growing fine. वो exclusively breastfeed कर रही है, बच्चे की weight growth ठीक है, सब ठीक है. She asks me a question, जो उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मेरा दूध 1-2 दिन के लिए लीक करने लगे और मैं अपने घर वालों को दिखा सकूं कि देखो मेरे पास दूध है. I was flabbergasted. It brought me to an understanding that what we've brought mothers into, itna pressure. Enough milk is for whom? For the baby's growth, not for others to see. Unfortunate, it's Unfortunately, but to be honest, so there are not much of funny incidents in my OPD or consultation. There's more of that. There are overwhelming incidents. और ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिसको लेकर मदर्स रिपीटेडली आपके पास आती हैं, आपको अप्रोच करती हैं? Low milk supply कि कैसे बढ़ा लूँ और बढ़ा लूँ और बढ़ा लूँ. So much of pressure. और आजकल एक और प्रेशर है स्लीप का. अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो वो भी एक प्रेशर है. तो वो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं हमारे पास. नहीं तो बच्चा जब फीड लेना शुरू करता है तो तब भी सप्लाई बढ़ती है, ऐसा कुछ है? देखिए, सप्लाई जो है इनफ का मतलब है बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए. ठीक है ना? आपका न्यूट्रिशन पूरा जा रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, मतलब आपकी सप्लाई इनफ है. कोई क्वांटिटी थोड़ी है. आप हर कोई जो खाना खाता है, मेरी क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी समान थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना. ऐसे ही माँ का दूध हर किसी की क्वांटिटी, वो सब चीज़ें, कस्टमाइजेशन, वो सब बच्चे के इनटेक पे डिपेंड करता है. अब बच्चा जब मदर से, इट इज़ टोटली डिमांड एंड सप्लाई. इफ़ द मदर इज़ फीडिंग द बेबी ऑन डिमांड, जब बच्चा मांग रहा है वो दूध दे रही है, पिला रही है, तो बॉडी दूध बनाएगी ही बनाएगी. Until and unless there is a medical reason, some medical problem is there, apart from that, not possible that the body will not make enough milk. एक चीज़ और है, शुरुआती प्रेगनेंसी में वाइट लिक्विड निकलता है लाइक निपल से, ऐसा मैंने सुना भी है, किसी को हुआ भी था, और वो बहुत पेन करता है, बहुत पेन करता है. तो क्या उस दौरान बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि शायद उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट रहता है पूरा? समझ रही हैं आप? पस वाला जिसे हम दाना कहते हैं, वो निपल पर हो जाना. तो क्या उस दौरान बच्चे को हम फीड करा सकते हैं? आप निपल ब्लेब की बात कर रहे हैं, मतलब निपल के ऊपर एक सफ़ेद दाना जैसा हो जाता है, फीडिंग कराते हैं. शायद उसे कहते हैं किसी डक्ट से मिल्क नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. डक्ट ब्लॉक हो जाती है. ओके ओके. तो उस दौरान बच्चे को फीड कराना चाहिए? बिल्कुल, फीड कराना ही उसका ट्रीटमेंट है. आप सोचिए कहीं पे दूध रुक गया, डक्ट ब्लॉक हो गई, तो उसको सक करके कौन निकालेगा? बच्चा. बट मदर्स डरती हैं ना, कहीं कोई कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए. वो डरती हैं. अगर वो इन्फेक्शियस नहीं होता है, वो यूजुअली इट्स जस्ट अ ब्लॉक्ड डक्ट, सो वी यूजुअली टेल द मदर कि आप थोड़ा सा उस पर वार्म फर्मेंटेशन कर लें, सिकाई कर लें, निपल थोड़ी नरम पड़ जाए और बच्चे को छाती से लगाएं, बच्चे को दूध पिलाएं, वो अनक्लॉग हो जाता है. मतलब हमें फीड कराते रहना है, हमें फीड नहीं रोकना, फीड कराते रहना है. क्योंकि उस दौरान मैंने ये चीज़ भी नोट करी कि पंपिंग से मदर्स, लाइक मेरा जिनसे डिस्कशन हो रहा था, जिनको ये इशू था, उन्होंने फिर पंप के ज़रिए बच्चे को दूध देना शुरू किया था. तो जब तक वो रप्चर नहीं हो गया तब तक उन्होंने अपना फिर ब्रेस्ट फीड नहीं कराया बच्चे को. दिस इज़ अगेन नॉट आई डोंट नो कि मिथ्स होंगे ऐसे कि उससे फीड नहीं कराना है इसलिए बच्चे को कुछ हो जाएगा, इसलिए माँ ऐसा करती होगी. बट यूजुअली हमारा जो ABM प्रोटोकॉल है, अकेडमी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन, उसके हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है. वो हमें पूरा
ये बोलता है मेडिकली कि बच्चे को फीड कराना नहीं रोकना है इफ़ यू हैव अ ब्लेब। अगर वो बहुत पेनफुल फीडिंग है तो हम मदर को कहते हैं कि आप पंप कर लीजिए, बट इट इज़ बेटर टू फॉर अनक्लॉगिंग पर्पसेस, इट इज़ बेटर फॉर द मदर टू फीड द बेबी। तो अभी हम मिथ्स की बात कर रहे हैं, मिथ्स जो इतने लाइक मदरहुड की बात करें, हम ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात कर रहे हैं, फुल ऑफ मिथ्स है। तो आपको क्यों लगता है कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं? इतना ध्यान ही क्यों देते हैं लोग इन सब चीज़ों की तरफ? क्योंकि प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल, और साथ में परफेक्ट मॉम बनने का, और हम कुछ अपने बच्चे के लिए कमी ना कर दें, गलत ना कर दें, वो बहुत सारे प्रेशर्स हैं। एक परफेक्ट पेरेंट होने का प्रेशर, बच्चे आजकल इंटरनेट पे इतने सारे प्रेशर्स हैं, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए ये कीजिए, हाँ। स्लीप ये करने के लिए ट्रेनिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो द पेरेंट्स, नॉट जस्ट द मदर, द फादर ऑल्सो कम्स टू अस many a times कि what to do. Somebody was telling me like C-section का जो बच्चा होता है उसका IQ level as compared to normal like vaginal delivery से जो बच्चा होता है उससे अच्छा होता है C-section वाले बच्चे का। ऐसा कुछ है क्या? देखिए IQ लेवल बहुत चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, you know, not that the C-section will impact the IQ levels. It impacts initially, अगर हम बात करें तो it gut health को थोड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब बच्चा वजाइना से आता है तो, या सी सेक्शन भी यहाँ पे बात हो रही है सी सेक्शंस की, तो सी सेक्शंस दो तरह के होते हैं। एक इलेक्टिव, मतलब कोई हमने डेट फिक्स की, उस पे जाके सी सेक्शन करा लिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। दूसरा, हम लेबर में गए और फिर सी सेक्शन हुआ। दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। दोनों में ये डिफरेंस है कि द बेबी, आपका जब आप लेबर में थे, आपका वाटर बैग रिलीज हुआ, बच्चा बर्थ कैनाल से पास कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी थिंग दैट यू गॉट इन टू सी सेक्शन, बट द बेबी गॉट एक्सपोज टू द वजाइनल बैक्टीरियाज. दिस इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वजाइनल सीडिंग. The vaginal bacteria, when the baby gets exposed to it, they go into the baby's mouth inside and form the gut microbiome of the baby. Vaginal delivery. या फिर वाटर बैग ब्रेक हुआ तो भी दे गट, चाहे वजाइनल डिलीवरी हुई या नहीं हुई, और आप लेबर में गए तो द बेबी गेट्स एक्सपोज टू दोज बैक्टीरियाज एज कम्पेयर टू एन इलेक्टिव सी सेक्शन कि आपने डेट फिक्स की और आपने जाके करा लिया, जिसमें बच्चा एक्सपोज नहीं हुआ। तो गट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो किसकी गट हेल्थ बेटर होती है? अब ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी बेटर होती है, बट दोनों के बैक्टीरियाज डिफरेंट देख पाए गए हैं। द गट बैक्टीरियाज दैट हैपन्स विद अ सी सेक्शन, elective C-section versus the baby who was exposed to vaginal bacteria, the gut health and bacteria that happen in the gut are different. We don't know which is better, which is not. There are a lot of researches happening. There are a lot of documentaries on that, and still a lot of work is happening on that. और ब्रेन का IQ लेवल अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो हम ये माने कि IQ लेवल्स इम्पैक्ट होते हों। यू नो, IQ लेवल्स तो बहुत सारी चीज़ों पे, आपके ब्रेन को कितना एक्सपोजर मिल रहा है उसके अराउंड वायर होते हैं। आफ्टर डिलीवरी, नो, आफ्टर डिलीवरी व्हेन बेबी ग्रोज, तो जैसे बच्चा एक्सपोज होगा जिन जिन चीज़ों से, और जैसे एक्सप्लोर करेगा उस हिसाब से सीखेगा, समझेगा चीज़ों को, समझेगा चीज़ों को। प्ले इज अ पावरफुल मोड ऑफ लर्निंग. Going into the nature, out in the nature is the powerful learning that builds up the IQ levels. तो ये जो मदर्स गूगल सर्च करके सोशल मीडिया पर चीज़ों को देखकर गलत डिसीजंस ले लेती हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? कितना उस पर रिलाई करना चाहिए? देखिए, पहले तो उनको कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, nobody is there to guide them first of all. और कुछ चीज़ें तो हमारे बड़े लोगों को भी नहीं पता होती, ज़माना बदल गया है। तो अभी इंटरनेट पे, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए सर्च करते हैं तो इसके लिए भी करते हैं। इंटेंशन हमारी ये नहीं होती कि हम मिस्टेक्स कर लें, गलतियाँ कर लें। द इंटेंशन इज़ टू डू गुड फॉर द बेबी, एवरी पेरेंट वुड लाइक टू डू दैट। तो लेकिन वो देख के, अब हम बैठे हैं एक जोग्राफिकल लोकेशन में, कुछ प्रैक्टिसेस हमारे बच्चों की कल्चर के अराउंड भी हो सकती है,
उसके अराउंड भी हो सकती हैं। लेकिन हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि वो यूएस में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। हर कंट्री की बेबी गाइडलाइंस, फीडिंग गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, स्लीप गाइडलाइंस फ़र्क है। हम वो देख के हम सोचते हैं कि अच्छा ये वो सब लोगों को हेल्प कर रहा है, हम भी करते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे छोटी सी बात करें, पंपिंग की बात करें। पंप मतलब एक डिवाइस है जिससे हम जो पंप करके है ऐसे माँ अपना दूध निकाल सकती है। तो यूजुअली ये पंप्स जो आए थे ये इस प्रोसेस में आए थे कि अगर माँ बच्चा सेपरेटेड है, बच्चा निकू में है, या माँ किसी मेडिकल रीज़न से बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है या काम पे जाना है, तो शी कैन एक्सप्रेस हर मिल्क एंड गिव इट टू द बेबी, द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब बाहर के देशों में बहुत सारे ऐसे, क्योंकि वहाँ मैटरनिटी ब्रेक 3 हफ्ते 6 हफ्ते का होता है, तो वो शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ 6 महीने का होता है, लेकिन हम देख रहे हैं इंटरनेट पे कि वो 3 हफ्ते में लगे हुए हैं करने में। तो हमें लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही अच्छा तरीका है, शायद इससे मैं देख पाऊंगी मेरे बच्चे को कितना दूध जा रहा है, दैट काइंड ऑफ इंटेंशन दैट आई एम फीडिंग माई बेबी वेल, एटलीस्ट आई एम एबल टू सी। So she starts pumping. Right. And when she starts pumping, this is a different mechanism than how the baby takes. It takes out lesser milk, no matter how better the pump you get, best of the best pumps you get. But जब हम बच्चे को ना पिला के इससे निकाल के बच्चे को पिलाने लगते हैं, तो वहाँ चैलेंजेस आ जाते हैं। दूध का सप्लाई कम हो जाता है। बच्चे को हम किस तरीके से दे रहे हैं, चम्मच, कटोरी, कभी कभी बॉटल, बच्चे को उसकी आदत ज़्यादा पड़ जाती है, फिर वो ब्रेस्ट पे नहीं आता है एंड इट फॉर्म्स अ विशियस साइकिल। दिस इज़ अ वेरी लेमन, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख के हम अपने ही चैलेंजेस बढ़ा रहे हैं। मतलब पंपिंग हमको कोशिश करनी चाहिए जब बच्चा माँ के पास नहीं है, किसी वजह से सेपरेटेड हैं दोनों, तो हम पंप के जरिए बच्चे को दूध दें। सो देयर नीड्स टू बी इट्स अ टूल इन योर टूल बॉक्स। आप तभी यूज करोगे ना जब जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इट विल हेल्प यू व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क, व्हेन यू हैव टू स्टेप आउट, और व्हेन यू आर समवेयर, व्हेन इट इज नॉट इन अ कंडीशन दैट यू वांट टू और कैन डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड, देन इट इज अ टूल। पंप का यूज करें। तो अगर मिल्क सप्लाई माँ की कम होती है तो पैनिक करने की तो माँ को जरूरत नहीं है, क्या कर सकते हैं उस समय? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखें कि मिल्क सप्लाई जो है वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। तो अगर कम हो रही है, कम कब होगी कि मान लो कोई हार्मोनल चेंज आ गया, ठीक है, हमारा कोई रूटीन बदल गया, बच्चा अब कम दूध पीने लगा है, गैप्स बढ़ गए हैं, सोने ज़्यादा लगा है, बड़ा रात में ज़्यादा सोने लगा पहले जो रात में जाग रहा था, तो ऐसा होता है कि माँ को ऐसे लगता है कि अब मेरे पास उतना दूध नहीं है, लेकिन वो परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई है। मतलब दूध जितना बच्चा पी रहा है उतना तो बन ही रहा है, ओवरऑल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ट्रबल्स हर, बट आवर मिल्क इज मदर्स मिल्क इज क्वालिटेटिव इन नेचर। अगर बच्चा कम पी रहा है तो क्वालिटेटिवली, न्यूट्रिशनली, कैलोरिफिकली बढ़ जाएगा। सो द वॉल्यूम शी माइट सी कि अब मेरी छाती उतनी भारी नहीं लगती है, अब मेरा ऐसे नहीं होता है, अब मेरा बच्चा सिर्फ 5-10 मिनट ही पीता है और 3-3 घंटे सोता है, मेरा दूध कम हो जाएगा। बट दूध तब भी उतना ही रहेगा जितना बच्चे को चाहिए। तो यू शुड नॉट पैनिक until there is, we see that the baby is not peeing well, baby is not growing well, baby is dehydrated. We see those signs in the baby, that means that actually your milk supply might have reduced, and if that has happened, there are ways to increase it. We increase the feeding frequency. We can use the pump as well to stimulate the breast further. We can go to a doctor to get some medications around it. There's nothing to panic. It has solution. मतलब मिल्क सप्लाई इज़ नॉट द इशू इज़ अगर बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, बच्चा सही से सो नहीं रहा है, बच्चा सही से सुसु पॉटी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ अगर हो रहा है टाइमली, तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तब हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हैं, तब हम सोच सकते हैं, अदरवाइज माँ को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पोस्टपार्टम लाइफ इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स इमोशनल टू। तो फिर हम कब जाने माँ को देखकर ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चले कि हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट माँ को अब देनी चाहिए या अपनी वाइफ को अब एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है? पोस्टपार्टम में हमेशा ही एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। आप चाहे वो बोले नहीं, लेकिन
Nobody minds extra help of hands in postpartum usually. क्योंकि इट इज़ टू मच ओवरवेलमिंग. फिजिकली तो है ही, और खासकर सी सेक्शन मदर्स के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना. अगर आपकी सर्जरी हुई है, किसी भी घर में हमारी किसी की सर्जरी होगी, हम उसको कहेंगे कि अगले दिन तू बच्चे के साथ बैठ के ये काम करे या ये करे. नहीं, हम उनको कहेंगे नहीं नहीं बेड रेस्ट लो, ये भी खाओ वो भी खाओ. यहाँ पे उल्टा होता है ना. तो फिजिकल प्रेशर तो है ही, और इमोशनल प्रेशर ये है कि शी इज़ ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड विद द बेबी एंड देन ओवरवेल्म्ड विद द myths that are there, societal pressures, and she is emotional with her hormones. Hormones जब प्लेसेंटा रिलीज होती है हमारी बॉडी से, वो कोई भी बर्थ में हो, सी सेक्शन हो, वजाइनल हो, प्लेसेंटा सब में रिलीज होगी. प्लेसेंटा बना रही होती है बहुत सारे हॉर्मोन्स जो उसके साथ बॉडी से निकल गए. ठीक है. अब जैसे ही वो निकले, उसके बाद there is a sudden drop in your hormones, and hormones guide your emotions, emotions guide your hormones. There is a cycle. So when all of those hormones get dripped, suddenly you are, जिसे हम postpartum blues कहते हैं, you are in that state. और ये एक motherhood में जाने का मतलब, हमें कहते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है कि suddenly you are overwhelmed around. किसी ने बच्चे को उठा भी लिया, आपको लग रहा होता है ये मेरे बच्चे को, ये रो रहा है, ये बच्चे को क्यों पकड़ रहा है, ये मुझे क्यों नहीं दे रहा. You have that protective mechanism around the baby that मैं ही जैसे बच्चे का मैं ध्यान रख सकती हूँ, कोई नहीं रख सकता. So there is lot of emotion, these things happening. So there is lot of support needed. If here the partners nowadays have started coming into the picture, they can sense those signs. और हम उनको कहते हैं कि अगर मदर बहुत ज़्यादा रो रही है, हर वक्त रोना आता है, हर छोटी बात पे, बहुत बार ओपीडी में आके बैठेंगे और रोना शुरू, हमको थोड़ा टिश्यू देना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, सवाल बोलने से पहले रोना शुरू हो जाता है, और उनको ये भी नहीं पता कि वो क्यों रो रहे हैं. सो incessant crying, if you feel that the mother is crying too much, if you feel she is not eating well, खाने का मन, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, बच्चा सो रहा है और हम उनको बोल रहे हैं कि अब बच्चा सो रहा है, आप थोड़ा सो जाओ, लेकिन वो सो ही नहीं पा रही है, टू मच ऑफ स्ट्रेस इन द माइंड. तो पार्टनर को समझ जाना चाहिए कि इनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, विजिटर्स को कम रखने की, जो नेगेटिव मिथ्स बन रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, माँ का ख्याल रखने की ज़रूरत है. और कभी कभी अगर ये ऐसा जा रहा है दैट द मदर इज़ गोइंग थ्रू पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स, देन यू माइट नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट टू हेल्प द मदर. राइट. जो वर्किंग मदर्स हैं, मॉम गिल्ट में वो बहुत रहती हैं, उससे कैसे पार पाया जाए? तो मॉम गिल्ट देखिए, ये वो हमने खुद ही लिया हुआ है. सोसाइटल प्रेशर भी है, और हमें ऐसे लगता है कि हम अगर काम पे जा रहे हैं तो हमें ऐसे फील कराया जाता है कि आप काम पे जा रहे हो मतलब आप बच्चे को अबैंडन कर रहे हो. इट इज़ नॉट अबैंडनिंग योर चाइल्ड, इट इज़ अबाउट मेकिंग द बेबी. अगर आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर चूजिंग योर सेल्फ, what standards you are setting in front of the child, that she or he should always choose themselves. So you are giving a right message to the child. It is not abandoning the child. Once you are convinced around it, you will not have that guilt. Although थोड़ा बहुत कभी कभी चलेगा, जब बच्चा बीमार होगा आपके दिमाग में आएगा कि हाय मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, मेरा बच्चा बीमार है, वो चीज़ें कभी कभी आ सकती हैं. बट अगर ये कॉन्स्टेंटली रोज रोज हो रहा, देन यू शुड नीड टू कम आउट ऑफ इट. आप खुद ही अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं. क्योंकि बच्चे को तो जाहिर सी बात है, बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है, मन तो नहीं करता है. बट हाँ, ये आपकी बात, ये आपको पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मदर्स खुद ही इससे पार पा सकती हैं. मदर्स को खुद ही इस पर काम करना होगा. ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, मिथ्स के बारे में आप बता रही हैं, पंपिंग के बारे में आपने बताया. कोलेस्ट्रम इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं. तो बच्चे के लिए ये क्यों ज़रूरी है, इतना ज़रूरी क्यों है, ये है क्या? पहले तो आप ये बताइए व्यूअर्स को. So colostrum is basically the initial milk that comes in. Initial मतलब बर्थ के विदिन फर्स्ट 3 days जो मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रम है. ओके. कोलेस्ट्रम क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई चीज़ इस
अर्थ पे अगर कोई चीज एलिक्सर है, अमृत है, दैट इज द मदर्स कोलोस्ट्रम। वो जो शुरू का दूध होता है ऑलरेडी वो उसमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी होती है कि जब बच्चा बाहर आया, अंदर वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में था। सेफ मतलब माँ का गर्भ जो होता है, वूम्ब होता है, वो सेफेस्ट होता है। बच्चे को कोई बाहर के वायरसेस, बैक्टीरिया छू नहीं सकते हैं। स्टेराइल एनवायरनमेंट है। टेम्परेचर देखिए मेंटेन है 37-38 डिग्री। आप चाहे अलास्का में घूम रहे हो, चाहे आप अफ्रीकन डेजर्ट में हो, बच्चा सेम टेम्परेचर में है, सेफ है ना, और फ्लूइड में है, तैर रहा है। तो इवन इफ कभी आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हो, आप हाइकिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप मैराथन भाग रहे हो, आजकल तो सब प्रेगनेंसी में सब करते हैं ना, तो क्या बच्चे पे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? वो एमनियोटिक फ्लूइड में है। सो इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस। तो अब जब बच्चा बाहर आया, अब बाहर तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, कभी नया कोविड आ गया, कभी कुछ आ गया, है ना। इससे कैसे बच्चे को बचाएंगे? उसके लिए उसके पास आते ही इम्यूनिटी होना ज़रूरी है। जैसे ही वो बाहर आएगा और वो इस पे अटैच होगा माँ की छाती पे, तो यहाँ पे हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो बॉडी को सिग्नल देते हैं। देयर इज अ हार्मोन डोपामीन, रिड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन एक्टिवेट होता है। प्रोलैक्टिन इज द मिल्क मेकिंग हार्मोन, वो रिलीज होता है। बच्चे के छाती पे आने से कोलोस्ट्रम आता है। कोलोस्ट्रम जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए हमें शायद शुरू में दिखता नहीं है, पर वो गाढ़ा इसलिए होता है कि बच्चे की टमी है इतनी, चेरी के साइज जितनी, 5 ml 7 ml। तो अब इतनी टमी में अगर हम कुछ लिक्विड भर देंगे तो जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो डेंस है, न्यूट्रिशन पैक्ड है, उसमें जितनी इम्यूनिटी है वो बच्चे को प्रिपेयर कराएगी कि आगे ये जो नॉट सो सेफ प्लेस है एज कंपेयर टू द वूम्ब, उसमें इन्फेक्शन से कैसे बचे। प्लस why it is called gold? Because of its color, because it has very rich in vitamin A, beta carotene, ताकि बच्चा बाहर आया है उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है और सिर्फ इतनी दूर का दिख रहा है, माँ की गोदी में है तो इतना दिखेगा बस। ठीक, हाँ, ठीक है। तो वो जब विजन बढ़ना है उसका, तो उसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन बहुत होता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। आप अभी डेंसर मिल्क का जिक्र कर रही थी, कुछ माँ के वाटरी मिल्क होता है, तो दोनों में कौन सा बेहतर है बच्चे के लिए, या माँ वाटरी मिल्क को डेंस करने के लिए क्या कर सकती है? क्या ये करना ज़रूरी है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो एक वाटरी मिल्क मतलब आप डेंसिटी की बात कर रही हैं या कलर की बात कर रही हैं कि कलरलेस मिल्क है पानी जैसा, या डेंसिटी पानी जैसी पतली है? वाटरी मिल्क, हाँ, पानी जैसी पतली है, और एक येलो मिल्क होता है, और जो पानी जैसा अगर पतला मिल्क आ रहा है तो वो वाइट होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो मैंने नोट किया है। वो कलर अलग अलग हो सकते हैं, ब्लूइश भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है, टेंसर मिल्क वाइटिश भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है, सब कलर्स डिफरेंस आ सकते हैं। नॉर्मल है? नॉर्मल है, ओके। सारे कलर्स नॉर्मल हैं। पतला दूध, गाढ़ा दूध का बेसिकली डिफरेंस ये है दैट देयर इज इन एनी फ्लूइड देयर इज अ वाटर कंपोनेंट, देयर इज अ फैट कंपोनेंट। तो जो लोग समझते हैं, जिसे फोर मिल्क, हाइंड मिल्क भी कहा जाता है, वाटरी कंपोनेंट एंड द फैट कंपोनेंट ऑफ द मिल्क, so every fluid has that component because not every vitamin and mineral is can dissolve in fat. There are vitamins who are fat soluble, there are vitamins which are water soluble, है ना। तो जो अगर हमारा दूध सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा होगा, सिर्फ फैटी कंपोनेंट होगा, तो वो विटामिन कहाँ जाएंगे? प्रोटीन्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो वाटर सॉल्यूबल हैं। तो वाटर कंपोनेंट में एक तो वाटर होता है, क्योंकि बच्चे को प्यास नहीं लगेगी क्या, पानी भी तो चाहिए। तो देयर इज वाटर प्लस वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, प्लस इट इज मच मोर प्रोटीनिशियस इन नेचर। द थिकर मिल्क इज मोर डेंसर, मोर फैटियर इन नेचर एंड हैज ऑल द फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो बोथ आर एसेंशियल। डॉक्टर योगिता, लैचिंग के टाइम मदर्स अपना कंफर्ट पूरा सैक्रिफाइस कर देती हैं, तो क्या आप बता सकती हैं नई मदर्स को, या जो मदर्स अभी अपनी प्रेगनेंसी में हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो कैसे अपने
कंफर्टेबल पोस्चर में रहें ताकि उन्हें हेल्प मिले उससे? सबसे पहले तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि कंफर्टेबल पोस्चर को सैक्रिफाइस करके दूध पिलाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होगा, आप कभी भी अच्छे से उसको दूध नहीं पिला पाओगे अगर आप अनकंफर्टेबल हो। अगर आप पेन में हो, आप दिमाग में क्या सोच रहे होगे कि अभी ये सेशन ख़त्म कर ले जल्दी से, फिर मैं थोड़ी कमर सीधी करूं, है ना? आप सोच ये रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है, आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है। ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है, इज अ लव हार्मोन। द मोर यू आर स्ट्रेस द लेसर इट इज, सो योर मिल्क विल नॉट गेट रिलीज। आपका बच्चा भी परेशान रहेगा, आप सोचोगे कि ये पी क्यों नहीं रहा है, आगे पीछे ये क्यों हो रहा है, इसको दूध नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। तो पेन में, इसलिए हम माँ को कहते हैं पेन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहिए। पॉस्चर अगर आपका ख़राब है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओ, पहले पॉस्चर ठीक करो। बच्चे को पकड़ा दो किसी को, वो हैंडल करें, करेक्ट योर पॉस्चर एंड देन डू इट, बिकॉज वन यू हैव टू मेक इट सस्टेनेबल। एक बारी की बात नहीं है, यू हैव टू डू इट 10-12 टाइम्स इन अ डे। एंड इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज, अगर आप ही सही नहीं रहोगे तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? So if you're choosing yourself, you're choosing the baby. So लैचिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या निपल की शेप और साइज लैचिंग को अफेक्ट करता है क्या, या फिर ये एक मिथ है? So सबसे पहले तो लैचिंग जो होता है, हमारे ब्रेस्ट में 2-3 पार्ट्स होते हैं। एक तो फेरर पार्ट हो गया, एक होता है ये ब्राउन भाग जिसे हम एरियोला कहते हैं, और एक होता है निपल। लैचिंग जो है वो होना होता है इस पे, एरियोला पार्ट, एरियोला पे। ओके। लैच होगा इस पार्ट पे, अटैचमेंट होगा इस पार्ट पे। निप्पल का शेप, निप्पल में से सिर्फ दूध बाहर आता है। इट इज अ चैनल थ्रू विच द मिल्क कम्स आउट। नाउ द शेप ऑफ द निप्पल डज नॉट, it is not nipple feeding, it is breastfeeding. So the shape of the nipple most of the times is not a problem. First of all, it's a myth. Secondly, even if there are a lot of myths around flat nipples, inverted nipples, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब बच्चा बाहर आया, बच्चे को हमें लैच कराना है, बच्चे को कैसे पता कि निप्पल की शेप क्या होती है? Until you give him an artificial nipple which has a shape, how can they compare if there's nothing to compare with? So again, वो पहले से ही कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ माँ ऐसे अगेन गूगल में से मिथ है जो भी एज्यूम कर लेती है कि मेरा 1-2 बार लैच करती है, बच्चा थोड़ा परेशान है, रो रहा है, तो वो एज्यूम कर लेती है कि मेरा निप्पल का शेप ऐसा होगा, वैसा होगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे को भी तो अटैच करने में दिक्कत हो रही हो सकती है। क्या वो अपने गालों से ब्रेस्ट को पकड़ पा रहा है? नहीं पकड़ पा रहा है। बट द मदर एज्यूम्स एंड ब्लेम्स हरसेल्फ, and that's where again all of these myths and problems start. Most of the times the nipple shape is not a problem until and unless it's a medically inverted nipple. बिल्कुल medically, not just in pregnancy, throughout all your life your nipple has been inside, then only, which is we call it as a true inverted nipple, then in some cases that we see that there is a challenge, otherwise it is not. Okay. और डॉक्टर योगिता, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हम कुछ गलतियां कर देते हैं। माएँ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी गलतियां माँ से हो जाती हैं और उन्हें हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय? सबसे कॉमन गलती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में कि अपने आप को डाउट करना, अपनी मिल्क सप्लाई को डाउट करना। जहाँ आप डाउट करना शुरू करते हो वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे आपने डाउट किया, मैंने डाउट किया कि मेरा मिल्क सप्लाई मुझे नहीं पता सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, और मैं इंटरनेट पे पढ़ रही हूँ कि नहीं मेरी तो छाती टाइट नहीं रहती है, मेरे तो लीक नहीं होता है, और मेरा बच्चा भी ऐसे नहीं सोता है जैसे सबके बच्चे सोते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं पंप लगा के चेक करूँगी कितना दूध आ रहा है, कितना दूध आ रहा है। अब पंप जो है 1/3 1/2 निकालता है, द बेबी कैन टेक आउट। प्लस पहली बार पंप लगाओगे, आपकी मशीन कोई वेंडिंग मशीन थोड़ी हो कि बटन दबाया दूध आ गया, बटन दबाया बंद हो गया। इट टेक्स अ व्हाइल फॉर द पंप टू फॉर्म अ रूटीन। इट्स अ डिफरेंट, दूसरा तरीका है ये। पर हम देखते हैं कि अच्छा इसमें तो बूंद बूंद ही आ रहा है,
मतलब मैं आज तक अपने बच्चे को भूखा मार रही थी, मतलब मेरा तो दूध है नहीं, और फिर मैं फट से एक बॉटल बनाती हूँ और बच्चे को दे देती हूँ, और फिर वो बच्चा 4 घंटे सोता है, 5 घंटे सोता है, बिकॉज बॉटल लीड्स टू ओवर फीडिंग्स। और जब वो सोता है तो मुझे लगता है हाँ इस दूध पे सो रहा है, अब इसका पेट भर गया है, और मेरा दूध तो सच में कम था। अब वो बच्चा जो उन 4 घंटों में शायद 5 घंटों में शायद 2-3 बार छाती पे आता, वो नहीं आया, तो क्या हुआ, डिमांड रिड्यूस हो गई, सप्लाई पे भी फर्क पड़ा होगा। सप्लाई पे फर्क पड़ा। फिर आपने एक से दूसरा बॉटल, तीसरा बॉटल करते 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 वो डाउट से ही हमने सप्लाई कम कर दिया। मतलब जो प्रॉब्लम नहीं होनी थी वो डाउट करके स्ट्रेस में आके हमने Yes. So again, the point is that the baby is again growing well, weight, height, milestones, physically active, सुसु पॉटी सब ठीक है, तो डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम नहीं, हमारा मिल्क क्वालिटेटिव होता है नेचर में, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। एक रैपिड राउंड है डॉक्टर योग्यता, मिथ और रियलिटी। सो स्टार्ट। इफ माय ब्रेस्ट आर स्मॉल आई कांट प्रोड्यूस इनफ मिल्क। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेस्ट साइज डज नॉट डिटरमाइन, ग्लैंडुलर टिश्यू उतना ही होता है until there is a medical condition called IGT, जो कि हमें प्रेगनेंसी में ही पता चल जाता है। अदरवाइज breast size does not impact milk supply. The colostrum is too thick or dirty. I should discard it. No, it is thick. It is not dirty. It is thick. Why it is thick? क्योंकि अब बच्चा जब बाहर आया है, so initially in the inside they were suckling on the amniotic fluid, but they didn't have to breathe. So they know how to suckle, but they don't know how to regulate sucking breathing. तो जो फ्लूइड छाती से आना चाहिए, इट शुड बी थिकर देन द एमनियोटिक फ्लूइड, सो दैट बच्चा स्लो पिए, फिर ब्रीदिंग रेगुलेट करे, फिर पिए, फिर ब्रीदिंग रेगुलेट करे। तो इसलिए वो गाढ़ा होना ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग ऑलवेज हर्ट्स इन द बिगनिंग। इनिशियल सोरनेस थोड़ा सा रहता है 10-15 सेकेंड का, बट इट इज़ नॉट लाइक पेनफुल। पंपिंग इज द सेम एज ब्रेस्ट फीडिंग? नो, इट इज़ नॉट। ब्रेस्ट फीडिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए माँ को? ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक, आपको कभी मिल्क सप्लाई का दिक्कत नहीं रहेगा, दूसरा पंपिंग से आप जब भी दूध दोगे तो आप किसी और तरीके से बच्चे को दोगे। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट जस्ट अ वे टू पुट मिल्क इन देयर माउथ, नो, इट इज ऑल्सो अबाउट वॉट द बेबी इज डूइंग एट द ब्रेस्ट। द चीक्स आर होल्डिंग द ब्रेस्ट, व्हेन दे कम टू द ब्रेस्ट इट्स अ टनल, पैलेट फॉर्म्स द रूफ, tongue forms the base, and the cheeks are forming, holding it like this, and this is moving. तो उनकी jaw muscles ये सब बनती हैं, tongue movements बनती हैं, palate shape बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, है ना? तो वो अगर आप चम्मच दे रहे हो, वो सब दे रहे हो, उससे तो नहीं होगा कुछ भी, राइट? वो तो just that's why it is different. So junk food doesn't affect my milk, so I can eat anything? It doesn't impact your milk, but it impacts you. Yeah, obviously. It impacts you. Regular feeding on demand helps maintain and increase milk supply? Yes. If you keep feeding on demand, your milk is usually enough. So C-section babies can't be breastfed properly? Why not? Can be breastfed properly. Some mothers naturally produce more milk, other less. There's nothing I can do. देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मोर मिल्क, बट इज दैट मोर मिल्क नीडेड? मोर मिल्क मतलब ओवर सप्लाई है। ओवर सप्लाई है तो उस माँ से पूछिए जिसकी ओवर सप्लाई है, उसको कितनी दिक्कत है, वो उसको पंप कर करके निकालना पड़ता है। कभी कभी बच्चे को इतनी तेज दूध आता है कि बच्चे को चोक होने जैसा लगता है। तो मिल्क सप्लाई ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है, इनफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मिल्क सप्लाई चाहिए। कुछ माओं को हार्मोनली ज़्यादा बनता है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा बनता है, आप उन्हें एक्सप्रेस कीजिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स में उनको डोनेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निक्कू में प्रीमी बच्चे हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। अच्छा, अगर कोई बैंक्स में नहीं जाता है डोनेट करने के लिए, तो क्या हम अपने बच्चे के लिए
दूध निकाल के रख सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल के रख सकते हैं। क्या टेम्परेचर होना चाहिए? फ्रिज में रखें, बाहर रखें? तो अगर आप निकाल के रख रहे हैं एट रूम टेम्परेचर ऑफ एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 डिग्रीज 4 hours यू कैन कीप इट आउटसाइड, 4 घंटे के लिए। अगर बहुत ठंड का मौसम है, 15-16 डिग्री है, 18 डिग्री है, तो आप 6 घंटे के लिए भी रख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो आपको फ्रिज में रखना होगा, नॉट ऑन द डोर साइड, एट द बैक साइड ऑफ द फ्रिज। यू कैन कीप अप टू 3 to 5 days आप रख सकते हो। 5 days। मतलब अगर आपका फ्रिज बार बार खुलता है तो 3 दिन ही रख पाओगे टेम्परेचर। अगर फ्रिज कम खुलता है, कई लोगों के घर में 2 फ्रिज होते हैं ना, कि भाई एक फ्रिज कम खुलता है, एक ज़्यादा खुलता है, तो 5 दिन भी रख सकते हो। उससे ज़्यादा रखना है तो फिर फ्रीज़र में रख सकते हैं। ठीक रहेगा फ्रीजर में भी? फ्रीज़र में 1 से 3 महीने तक ठीक रहता है, और कभी कभी डीप फ्रीजर्स हैं जो कम खुलते हैं तो 6 महीने साल भी ठीक रहता है। तो जो मदर्स काम पे जाने वाली होती हैं उनको पता है 6 महीने के बाद काम पे जाना है, तो दे स्टार्ट डूइंग इट 1 month बिफोर हैंड, सो दैट दे कैन क्रिएट अ सप्लाई वेयर इन जब वो काम पे जा रही हैं। बहुत सारी मॉम्स पायलट्स हैं, नहीं पता कब घर आएंगी, लंबी शिफ्ट्स हैं, ओवरनाइट शिफ्ट्स है, डॉक्टर्स ही हम मान ले 36 घंटे की शिफ्ट है, नहीं पता कब घर आएंगे। बिल्कुल, कोरोना में सबने सबक लिया ही है। नहीं, जनरल भी अगर आप जूनियर डॉक्टर्स की अगर आप देखें, सीनियर रेजिडेंसी, जूनियर रेजिडेंसी, उनकी 48 घंटे की, 36 घंटे की भी शिफ्ट होती हैं नॉर्मली, नॉट जस्ट कोविड। तो उनको, उनके बच्चे, नर्सेस के बच्चे, उनकी कोई छुट्टी नहीं है कभी बिल्कुल। भी। तो वर्किंग मॉम्स जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपना मिल्क पंप करके कई दिन तक भी रख सकते हैं। जी, ब्रेस्ट फीडिंग इज ओनली अबाउट फीडिंग, नॉट अबाउट बॉन्डिंग और मदर्स वेलबींग। वही मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट जस्ट अ वे टू पुट मिल्क इनटू द बेबीज माउथ, इट इज प्योरली बॉन्डिंग। शुरू के अगर आप 3-4 हफ्ते की, 5-6 हफ्ते की स्ट्रगल्स निकाल दो, उसके बाद जब बच्चा छाती पे आता है, बच्चा आपको देखता है, स्माइल करता है, फिर फीड करता है, फिर स्माइल करता है, वो चीज़ आपका एक एक्सक्लूसिव टाइम है बच्चे के साथ। वो समय आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ना ही कोई और वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इट इज़ बॉन्डिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर द मदर। माँ को बैलेंस्ड डाइट में वाइल ब्रेस्ट फीडिंग किन किन चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि जो हमसे बड़े हैं वो तो हमें बहुत कुछ बताते हैं, गुड़ खाओ, जीरा खाओ, गोंद के लड्डू खाओ। सो आप बताइए मुझे क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कल्चर में भी हमारे, और रिसर्च में भी ये मिक्स्ड रिसर्चेस आई हैं कि ये चीज़ें पोस्टपार्टम रिकवरी में या दूध बनाने में मदर को हेल्प कर सकती हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे कल्चर में गोंद के लड्डू होते हैं, उससे क्या होता है कि इट हेल्प्स विद पोस्टपार्टम रिकवरी, सो दैट व्हाई इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन आवर कल्चर। जीरे से क्या है, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन कम होगा। जब इंडाइजेशन कम होगा, आप जो खाना खा रहे हो अच्छे से पचा पाओगे, आपको सेम खाने में से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसे ही मेथी दाना, इट्स अ वेरी पॉपुलर गैलेक्टोगॉग, मोरिंगा या ड्रमस्टिक, उसका सूप बना के पीना, these things are very popular. These are cultural practices that help the mother. However, we don't have to go overboard with them. मतलब कि पूरे दिन ही जीरे का पानी पी रहे हैं और लूज मोशन लग रहे हैं, वो भी नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो मॉडरेशन में हर चीज़ सही है। You have to follow a balanced diet. By balanced diet, we mean everything. There is a carb, there is a good source of fat. So nuts are your very good source of fats. Then iron. हम फोकस करते हैं ब्लैक रेजिन्स पे, डेट्स पे। मुनक्का भी हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलर है, इट्स अ सुपर फूड, तो वो आपको आयरन देता है। देन थिंग्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आजकल, पहले दूध पे बहुत जोर दिया जाता था, बट ऐसा दूध ज़रूरी नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स ओवरऑल आप ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे बर्थ में एंटीबायोटिक्स बहुत जाता है। सो वी वांट द मदर टू टेक कर्ड ऑल्सो, जो कि पुराने ज़माने में मना करते थे, बट अभी सी सेक्शंस में खासकर बहुत एंटीबायोटिक दवाइयाँ जाती हैं, आपकी गट हेल्थ इम्पैक्ट हो जाती है। सो कर्ड इज़ अ गुड प्रोबायोटिक, इट ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ कैल्शियम। सो दीज फूड्स विच आर ओवरऑल हेल्दियर, आपको वो बैलेंस्ड में, मॉडरेशन में सब खाना है। जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, वट एवर इज योर डाइट विल बी द मोस्ट ईजिली एब्जॉर्ब्ड डाइट फॉर यू, बिकॉज योर बॉडी इज फोकसिंग ऑन
recovery after birth. No matter what birth you had, you went through 1 year of hormonal up and down. So your body is focusing on that. That's why we focus on gut-friendly, easy foods, highly nutritionally absorbed. तो जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, आपके gut system को उसका पता है, वो अच्छे से absorb होगा. तो ऐसा कोई rocket science diet नहीं है, लेकिन focusing on all of the foods with moderation around the galactagogues, the postpartum foods. लड्डू खाएं, लेकिन bite size लड्डू लें. एक ग्लास दूध के साथ, लस्सी के साथ, किसी के साथ, वो आपका एक स्नैक मील हो गया. आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं एक्स्ट्रा क्या खाऊं, क्योंकि भूख बहुत लगती है. बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो बहुत भूख लगती है. डॉक्टर योगिता, कुछ लोग बाहर का भी खाते हैं, बहुत पसंद होता है कुछ लोगों को जंक फूड. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो माँ खा रही है उससे क्या दूध की क्वालिटी पर भी कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो बच्चे को एक अच्छा दूध जा रहा है, और अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो उससे बच्चे की हेल्थ नहीं बनेगी, ऐसा कुछ है? देखिए, जंक फूड इज़ इन द सेंस कि अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं यूजुअली, या बहुत ऐसा खा रहे हैं जो हमें पचेगा नहीं, ऑयली स्पाइसी है जो हमें पचेगा नहीं, तो न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट हो रहा है. कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, जैसे हमारा विटामिन बी सी इनटेक कितना है, वो सब कितना है. हमारा जो दूध बनता है वो हमारे ब्लड में से बनता है. ब्लड इज द रॉ मटेरियल. इट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन, यू नो. यू शुड बी मेकिंग गुड ब्लड वॉल्यूम. सो फॉर दैट ऑल फूड्स आर नेसेसरी. अब हम रोज अगर जंक खाएंगे तो शायद न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन अगर ओकेजनली खा रहे हैं तो ऐसा कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता. अगेन, इन मॉडरेशन इज फाइन. इट डज नॉट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द मिल्क पर से. इट डजंट. समटाइम्स व्हेन वी आर ईटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट्स, इट मे चेंज द type of fat in it. For example, a non-vegetarian eating mother may have a different fat type in the milk compared to a vegetarian fat eating mother. They can be different types, but it is not like one milk is superior over the other. The quality of the milk is only determined by the baby. When the baby suckles on the breast, they guide. When the mother sniffs the baby, that guides her. When the mother kisses the baby's saliva, when the baby's saliva comes onto the breast, that guides the brain around the customization of the milk. So not that food is directly impacting, but if it impacts your nutrition, अगर आप रोज खा रहे हो, it impacts your nutrition, then it might impact. Okay, और ये टॉप फीड की भी बहुत बात होती है, तो क्या हम ब्रेस्ट मिल्क को और टॉप फीड जो होती है, हम दोनों को मिक्स करके क्या बच्चे को दे सकते हैं? देखिए, टॉप फीड का नाम में ही टॉप फीड है. मतलब अगर आपको टॉप अप की ज़रूरत पड़े तो. एक और क्वेश्चन है डॉक्टर योगिता, डिलीवरी के बाद कुछ माँओं को दूध नहीं आता है, जैसे आपने बताया कि शुरू के कुछ दिन, आपने कुछ हफ्ते नहीं कहा, आपने कहा शुरू के कुछ दिन वाला जो दूध है, कोलेस्ट्रम, जब हम बात करें तो कोलेस्ट्रम की, वो दूध बहुत बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहता है. तो कुछ माँओं को तो दूध नहीं आता है शुरुआती दिनों में, फिर कैसे बच्चे को हम फीड करें? देखिए, अमूमन ये भी एज्यूम किया जाता है कि माँ को दूध नहीं आ रहा है. पहली बात, इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर 5-10% mothers who might not get the milk initially. बहुत जल्दी सी सेक्शन हो गया, बच्चा प्रीमी आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें जल्दी डिलीवरी करनी पड़ी. वो सब केसेस में अभी पूरा वो नहीं हुआ, 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन नहीं हुए, तो उन सब केसेस में चैलेंजेस आते हैं. बट ये एज्यूम कर लेना कि दूध नहीं ही आएगा शुरू के दिनों में, दैट इज अ मिथ. अंटिल द बेबी सक्ल्स एट द ब्रेस्ट. दूध बनने की प्रक्रिया क्या है कि जब दूध ऑलरेडी प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट में सिस्टम आ गया, रिलीज कैसे होगा? जब बच्चा छाती पे आएगा. बच्चे ने जब तक सकल नहीं किया तब तक उसको दूध कैसे मिलेगा? और हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो गाढ़ा है, क्योंकि वो रिलीज तभी होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. When the mother sees the baby comes, latches onto the breast. There is a signal to the brain to release the milk. ऐसे पकड़ के देखने से नहीं पता चलेगा, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि दूध नहीं आ रहा. Just a और हम लैच नहीं करते हैं. जब हम लैच नहीं करते हैं तो सच में दूध नहीं आएगा. वो वाली पोस्टपार्टम के टाइम वही हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, बताया आपने उस बारे में भी.
मेंसेस भी आजकल की मदर्स को टाइमली नहीं आ रहे हैं आफ्टर डिलीवरी, 15-16 मंथ्स हो जाते हैं, तो इज़ इट नॉर्मल या ये और चीज़ों को भी हार्म करता है? देखिए यूजुअली 18 मंथ्स तक नहीं आ रहा है तो हम इतना नॉर्मल थोड़ा नॉर्मल मान के चलते हैं। वर्ल्ड वाइड एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 14 मंथ्स एवरेज है। तो 18 मंथ्स तक नहीं आया तब हम सोचते हैं कि हमें हार्मोन्स चेक कराने चाहिए, डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि आजकल जल्दी आ रहे हैं, जो कि पहले 3-4 महीने नहीं तो 5-6 महीने के अराउंड जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा खाना खाना शुरू करता था तब मेंसेस वापस आते थे। बट आजकल 2 महीने में भी 3 महीने में भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि शायद हम मेडिकेशंस हैं, टाइप्स ऑफ डिलीवरीज हैं, प्लस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स आर नॉट एक्सक्लूसिव एनी मोर। दैट इज आल्सो देयर। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सक्लूसिव। क्यों नहीं दे रही हैं आजकल, देने वाली माएँ प्रॉपर कर रही हैं बच्चे? मैं देने की बात नहीं हो रही है कि वो दे नहीं रही हैं, पर पंपिंग ये सब चीज़ें वो सब बीच में आ रही हैं, तो उससे हार्मोन्स इम्पैक्ट होते हैं। I'm not saying that it's correct or incorrect. I'm not saying that exclusive breastfeeding is not exclusive anymore. That does not mean that it's incorrect or not. Okay, मतलब आप कह रहे हैं कि 18 महीने तक अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं मदर को तो इट्स नॉर्मल। अगर 18 महीने तक अगर नहीं आ रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, उसके बाद हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इज ड्रूलिंग नॉर्मल इन बेबीज? Depends what age they are. Around 3, 4th month, 5th month, it's very, very normal. Salivation process, all the glands are forming so that they are ready for starting solids by completion of 6 months of age. So yes, in that scenario, drooling is normal. Okay, और एक चीज़ मैं पूछना आपसे भूल गई, मदर्स के क्वेश्चन होते हैं कि मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या करें, और शतावरी सब बताया जाता है कि लें तो उससे मिल्क सप्लाई बढ़ेगी। तो अगेन सेम क्वेश्चन, आप कह रही हैं कि ऐसा होता नहीं है, बच्चा सकल करना शुरू करता है तो दूध आता ही है, दूध फॉर्मेशन भी लगातार होता ही रहता है अगर बच्चा तरीके से पी रहा है तो। हर माँ को ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने शतावरी नहीं खाया तो दूध नहीं आएगा। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर मन में क्वेश्चन है तो फिर माँ क्या ले जिससे माँ को नुकसान भी ना हो, हार्म भी ना हो? तो वो मेथी दाना ले सकती हैं, फेनुग्रीक टी, मेथी दाने के लड्डू ले सकते हैं, ड्रम स्टिक, मेक अ रेड लेंटिल सूप विद ड्रम स्टिक, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। मोरिंगा पाउडर्स जो आजकल स्टोर में भी अवेलेबल होते हैं, मोरिंगा लीफ पाउडर्स, दीज आर एविडेंस बेस्ड गैलेक्टोकॉक्स, सो शी कैन टेक दैम। अगर उनको लगता है कि न्यूट्रिशन इम्पैक्टेड है शुरू के 1-2 हफ्तों में, ज़्यादा भूख नहीं लग रही है 2-3 हफ्तों में, या हर किसी के पास प्रिविलेज नहीं है कि उनको खाना बनाया मिल जाए, पूरा न्यूट्रिशन मिले, हर वक्त फ्रेश खाना नहीं मिल रहा है, तो हमें शतावरी, सप्लीमेंट्स, इन सब पे जाना पड़ता है जस्ट टू fulfill the nutritional needs of the mother. आजकल एक चीज़ और नोट करिए, जैसे बच्चे के होने के बाद पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं अगर बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो ये तेल लगा, वो तेल लगा, ये क्रीम लगा, क्या ये सब करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैंने तो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने नोट किया टाइम टू टाइम बच्चे का कॉम्प्लेक्शन बदलता है, तो मैं क्या सब बच्चों को इतना सब रगड़ना चाहिए? दी सेंसिटिव स्किन और सब, देखिए ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ये तो है ही। बट आप ये सोचिए कि अगर आप ये बार बार रगड़ रहे हो, कॉम्प्लेक्शन बदलना चाहते हो, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? यू आर इनग्रेनिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ ह्यूमन दैट ही और शी इज ओनली वर्थ इफ शी हैज अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्शन। ट्रू दैट, बट इतने छोटे बच्चे को तो नहीं पता, तो पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा मानना सही नहीं है कि इतने छोटे बच्चे को नहीं पता। There's a complete theory around it. First 1000 days of neural growth, you are forming the subconscious mind of the baby. Cortical thinking mind 3 साल के बाद डेवलप होना शुरू करता है, लेकिन first 1000 days जो नींव है, जो बेस है, आप जो उसके सामने बात करते हो, आपकी वाइब्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो उसका ब्रेन शेप कर रही हैं। हम इसे कहते हैं आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग इज योर थिंकिंग माइंड, विच फॉर्म, उसके लिए पहले 7 साल का टाइम, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि फर्स्ट 7 years इज व्हाट द कॉर्टिकल ब्रेन इज बीइंग डेवलप्ड, विच इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. Below the tip of the iceberg, the subconscious mind,
which drives the conscious mind, first 1000 days. So we should be very, very mindful around what we are talking in front of the child. Interesting. So it is not a benign thing कि अगर आप बात कर रहे हो कि इसकी नाक लंबी कर दें, प्रेस कर करके, इसका माथा दबा दें, इसका सर गोल कर दें, इसका ये उबटन लगा के बाल हटा दें, इसको गोरा कर दें, तो क्या वो बच्चा नहीं सुन रहा है? News for me. And that also will stem, आपके अंदर भी तो ये बैठ गया कि ये चीज़ें मुझे constantly करती रहनी पड़ेंगी, because that will only make my baby legit for this society, the particular complexion, particular shape, particular aesthetic sense. और अब अभी हेड शेप का आपने जिक्र किया था, वो सब सरसों का तकिया और वो सब माएँ इस्तेमाल करती हैं, जो दादी नानी सब बताती हैं. हाँ जी. तो इससे फर्क पड़ता है हेड शेप पे क्या? या सब बातें ही हैं, मिथ्स ही हैं? नेचर जो करती है ना, उसमें एक बड़ा हायर पर्पस होता है. जब बच्चा बाहर आता है, उसके ब्रेन के ऊपर स्कल बोन नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसे उस पेल्विस में से, बर्थ कैनाल में से निकल के आना है, तो शेप बदलती है. बच्चा जब बाहर आता है, ऐसे कहीं पे सर टेढ़ा होगा, कभी मोल्डिंग होगी, ऐसा होगा. इसलिए एक तो स्कल नहीं है. अब जब बच्चा बाहर आएगा, अगेन फर्स्ट 1000 days there is going to be a much higher brain growth. ब्रेन का साइज भी बढ़ता है. अब मान लीजिए ब्रेन बढ़ रहा है, हमने उसके ऊपर स्कल ऑलरेडी है, वो बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा. So nature already doesn't give the skull bone. It starts getting formed once the brain growth achieves 70 to 80% of its size. तब वो सर बनने लगेगा, स्कल बोन आएगी. उसके पहले फॉन्टेनेल्स हैं, पतले पतले मेम्ब्रेन्स हैं. बच्चा जहाँ सोएगा वहाँ पे वो दब जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा. इधर सोएगा, इधर फ्लैट हो जाएगा. सीधा सोएगा, पीछे फ्लैट हो जाएगा. जब उसका ब्रेन ग्रो हो जाएगा और वो स्कल आने लगेगा, it will always come like the DNA, like the genetics. You cannot change the genetics of the baby, the DNA of the baby. So, मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं जिन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं. उसके बाद तो बच्चा पेट पे लेटना शुरू हो जाता है, ऐसे टमी टाइम करता है, बैठना शुरू हो जाता है. तो अपने आप ही वो जो उसका शेप है वो आएगा. ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे कल्चर में राई पिलो यूज़ करते हैं. You know, I was having a conversation with a sleep scientist from Durham University, UK. They have a sleep lab over there, baby sleep lab, and they study all of that. And there were a lot of people around. We were having a discussion wherein they were laughing around that India has a special pillow for shaping a baby's head. राई का सराना और सरसों के दानों का सराना. तो वो चीज़ें अब ऑल ओवर द वर्ल्ड तो कोई भी वो यूज़ नहीं करता है. मैं इसी पर आ रही हूँ, इसी पॉइंट पर. हमारे कल्चर में एक मालिश का भी बहुत चलन है, जो कि बाहर के देशों में नहीं होता. बाहर के देशों में तो ये मालिश, भाई हम तेल लगाएंगे बच्चे के तो जॉइंट्स तक जाएगा तेल, और जो है शरीर के जितने भी जोड़ हैं, बहुत बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा. ऐसा कुछ होता है क्या? मसाज के कुछ रेलेवेंट बेनिफिट्स होते हैं. जैसे कि शुरू में जब बच्चे को गैस बन रही है तो आप पेट पे मसाज करोगे उसको रिलीव करने के लिए. फिर जब वो बैठना शुरू हो रहा है या चलना शुरू हो रहा है, उसकी टांगें दुखती हैं, आप मसाज करोगे उसको रिलैक्सेशन देने के लिए. और दादी नानी करती हैं कि भाई बॉन्ड कर लें बच्चे के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें. इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग. ऐसा नहीं है कि आप मसाज नहीं करोगे तो उसके जॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. नो, देयर इज सो मच प्रेशर कि मसाज नहीं किया हमने अपने बच्चे को, पता नहीं क्या हो जाएगा. अगर आपके बच्चे को ज़रूरत है, ज़रूरत इन द सेंस कि वो चलना फिरना उसने शुरू किया और रात में उसको बार बार उठ रहा है दर्द से कि भाई टांगें दुख रही हैं, they have newly started learning to crawl, learning to stand, learning to walk, then you might do a nighttime, massage to help them relieve of that ache and sleep better. It's helpful. But ऐसा नहीं है कि to the T obsessively हमको मसाज करनी ही करनी है, कि जापा बुला के वो रगड़ाना ही है बच्चे को. ऐसा ज़रूरी नहीं. ऐसा कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम मसाज कराएंगे तो बच्चा जल्दी चलने लगेगा. नहीं, ऐसा नहीं. इट इज़ डेवलपमेंटल. जब वो उसकी बॉडी रेडी होगी वो तभी चलने लगेगा. आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते. राइट. और ये वो लोगों पे बहुत प्रेशर होता है जो हमारे इंडियन मदर्स पेरेंट्स जो US UK में रह रहे हैं.
वो जब हम हमारे से बात करते हैं तो उन पे बड़ा प्रेशर है कि मैम वहाँ पे तो कोई उनको सब कुछ खुद करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं है, तो उन पे बड़ा प्रेशर होता है कि हम तो मसाज नहीं कर पा रहे, क्या हमारा बच्चा कभी चलेगा नहीं? तो ऐसा नहीं। और ये बच्चे की स्किन को भी कहते हैं हमेशा मॉइस्ट करके रखो, मॉइस्चराइजर लगा करके रखो, ये कितना ज़रूरी है। और ये जो सी सेक्शन का बच्चा होता है और जो वेजाइनल डिलीवरी का बच्चा होता है, दोनों के स्किन में फ़र्क होता है, ऐसा कुछ है क्या? अगेन मिथ। अगेन स्किन में कोई फर्क नहीं। बट हाँ, बच्चे की स्किन को बच्चे की स्किन का हमें कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि रैशेज हो जाते हैं, छोटे बच्चे का पता नहीं होता कैसे टेक केयर करें, तो फिर क्या ध्यान रखें? यूजुअली शुरू में रैशेज होना नॉर्मल है, बहुत सेंसिटिव स्किन है। अगर आप थोड़ा सा भी हमने पकड़ लिया वहाँ पे, कि बहुत पतला स्किन है, एकदम से ब्लड फ्लश होता है, लाल हो जाती है, हमें लगता है रैश हो गया, तो एक्चुअली रैश नहीं होता। बहुत बार बेबी एक्ने जिसे हम कहते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, नॉर्मल होता है, आते हैं जाते हैं, हार्मोन्स बन रहे होते हैं, तो हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग that can help the baby's skin. All other chemicals, all other products, they can be harsh on the baby's skin. So वैसे तो इन सब चीज़ों पे हम मदर को कहते हैं आप ब्रेस्ट मिल्क लगा दीजिए, और अगर फिर भी वो नहीं लगाना चाहते हैं, फिर भी कुछ और लगाना चाहते हैं, तो कोकोनट ऑयल, नथिंग मोर देन दैट। ओके, जब बेबी गर्ल होती है तो मालिश के टाइम जो जापा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बेबी गर्ल के निप्पल से वाइट फ्लूइड निकलता है और उसे रिमूव कर रही होती है जापा। That is a wrong practice. Wrong practice because when a baby comes, तो उनके सारे हार्मोन सेट हो रहे हैं, मदर के हार्मोन्स भी उनमें जा रहे हैं, ठीक है? तो वो जब जा रहे हैं, there is a time wherein the axillary nodes, the axillary glands might get filled from some fluid and automatically it settles. अगर आप उसे रगड़ के निकालोगे तो आप उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हो, आप बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। उसको कुछ नहीं करना है, इट विल कम, इट विल गो ऑटोमेटिकली। नहीं, पेरेंट्स मैंने जो कहते सुना है वो ये कहते सुना है कि भाई बच्चे की, लड़की की बहुत हैवी हो जाएगी ब्रेस्ट, तो इसे निकाल देना चाहिए। It's a myth. आजकल सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं डॉक्टर योग्यता, एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरीज, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों हम सी सेक्शन की तरफ इतना दौड़ रहे हैं? Well, again, less preparation around births. Again, so much of thing around पेन को, जो लेबर पेन है उसके ऊपर ऐसे मेम्स बनाए जा रहे हैं कि भाई 20 हड्डियाँ टूटें, उतना जितना दर्द होता है उतना लेबर पेन होता है। पेन होता है, डेफिनेटली बहुत पेन होता है, लेकिन अगर हम वो फियर मॉन्गरिंग की तरह माँ को बता रहे हैं तो इट इंस्टिल्स ऑलरेडी इन हर माइंड एंड हर बॉडी slows down, it tightens up. In labor you have to let go of yourself, you have to surrender to the hormones, you have to go with the flow, ki one contraction at a time, I will take care of it, one contraction at a time. अगर वो हम पहले से ही उसमें डर बिठा रहे हैं कि ये आप नहीं कर पाओगे, आपको पहले ही बोल दिया जाए ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, तो एक दिमाग में डाउट आ जाता है। वो डाउट आपको स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है, जिससे मसल टाइट हो जाती हैं और मदर को लगता है हाँ मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। दूसरा, इसके अराउंड नेगेटिविटी भी दे दी गई है कि पेन इज नेगेटिव। Pain is not negative. It has a purpose in labor. It guides you that your baby, you have to work along with the baby. So there is this pain is purposeful. तो क्योंकि उसे फ्रेम इस तरह से किया गया है, बहुत लोग डर जाते हैं। प्लस there are some things around medicalization of births also. There are practices that sometimes hampers the natural processes of birth. That is also there. And so many things. मतलब नेगेटिविटी, हमें नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं रखना है, पूरा एक्टिव रहना है। अगेन द मिथ्स अराउंड, ये झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप मूव ही नहीं करोगे तो आप पेल्विस कैसे ओपन होगा? पेल्विस इज द एरिया थ्रू विच द बेबी, इट इज द बेबीज पैसेज। तो पुराने ज़माने में हम क्यों कहते हैं हमारी माँओं को पता ही नहीं चलता था और बच्चा आ जाता था, क्यों? क्योंकि वो
इंडियन टॉयलेट करते यूज थे, करती थी, नीचे बैठ के ऐसे कपड़े रगड़ रही होती थी, लेबर पेन हो भी रहा है, मूवमेंट में आपको नहीं पता चलता, you endure it without knowing it, and when the time you reach the hospital the baby is almost there. हमारे यहाँ पे बेड पे लिटा देते हैं, नहीं हिलना नहीं है, जो चाहिए हम ला के देंगे। ऐसा पोस्टमार्टम में तो चलो समझ आता है, बट पहले तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। पहले एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि जब आप मैराथन के बारे में सोचते हो, यू नो, तो व्हाट कम्स टू योर माइंड, एंड दे विल ऑलवेज से, यू नो, ट्रेनिंग, एंड्योरेंस। और जब मैं पूछती हूँ आप लेबर के बारे में क्या सोचते हो, तो सबसे पहले दिमाग में आता है पेन। वाई नॉट ट्रेनिंग एंड एंड्योरेंस इन लेबर? इट इज़ लाइक अ मैराथन में भी तो पेन होता है, पर क्योंकि डरा दिया गया है, कंडीशनिंग कर दी गई है। Dr. Yogita, let's talk about partner and relationship support. What are some practical ways कि partners जो हैं अपनी wives की मदद कर सकते हैं? कैसे मदद की जा सकती है अर्ली डेज में अपने पार्टनर्स की? तो अर्ली डेज में एक समझना कि उसके इमोशंस, हॉर्मोन्स अभी दे आर नॉट लाइक नॉर्मल as in what was in her pre-pregnancy state. So there can be times when she can be overwhelmed, she can cry. He has to be the emotional support system of the mother. Sometimes we have to listen to her. Sometimes she just wants कि कोई मेरी बात सुन ले। अब बता रही हैं ना, आपके पास आती हैं और रोने लगती हैं, मुझे तो ये समझ आता है शायद बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं होता। तो बात करना, समझना और बेनिफिट ऑफ डाउट देना कि जैसे बच्चा नया आया है वैसे माँ भी वो नई बनी है। इट्स अ बर्थ ऑफ अ मदर एज वेल। तो वो समझना, उस प्रोसेस को समझना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर हर। चाहे हम कितना भी बोलें कि नहीं आपके पास तो सपोर्ट है, घर में ये है वो है, हाउस हेल्प भी है, फिर भी चैलेंजिंग होता है इमोशनली। दूसरा, फिजिकल सपोर्ट, इफ़ शी नीड सम हेल्प, यू नो, गिविंग अ जेंटल नेक मसाज। तो जब वो थक गई है बैठे बैठे, बैक पे थोड़ा मसाज, फुट मसाज, यू नो, जेंटल थिंग्स। थर्ड, शी इज़ कॉन्टिन्यूसली फीडिंग द बेबी, गेटिंग हर सम स्नैक एंड बेवरेज, नाइस हॉट टी, उसको अच्छा लगेगा। चाहे एक दो से पी के वो शायद ठंडी हो जाएगी क्योंकि वो बच्चे में ध्यान देगी, बट शी विल फील गुड। सो बीइंग देयर एंड बहुत सारे बच्चे के काम जो फादर कर सकते हैं वो है डायपर बदलना। उनको, आपको भी तो बॉन्ड करना है बच्चे से, तो बच्चे को जब बर्प कराना है, माँ ने दूध पिलाया, बर्प करने के लिए छाती पे लीजिए, उसको छाती पे सोने दीजिए। शुरू में बच्चा नीचे नहीं सोता है, बिल्कुल नहीं सोता, छाती पे सुलाना पड़ता है। तो हर वक्त माँ अगर 24 घंटे सुलाएगी, इससे अच्छा शेयर द लोड, आप अपनी छाती पे भी सुलाइए। स्किन टू स्किन जब हम फादर्स करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बच्चे के साथ। आजकल फादर्स वैसे नहीं है, ATM नहीं है कि सिर्फ पैसे लेने के लिए जाते हैं। हम अपने फादर के पास परमिशन लेने जाते थे, पैसे लेने जाते थे। Time has changed. Time has changed. पूरा... Now fathers take care. Yes. So to get that kind of relationship, that bonding, you know, 1 hour daily skin to skin, I write that as a part of prescription for the father. Very nice. Good. जरूरी है ये तो। ज़रूरी है। तो ये चीज़ें करने से आप मदर की भी हेल्प करेंगे, आप अपनी भी हेल्प करेंगे, मदर की सैनिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे और बच्चे की भी हेल्प करेंगे। और माँ शुरुआती जो 3 महीने हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, डॉक्टर योग्यता, किन बातों का ध्यान रखे जो वो अक्सर भूल जाती हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए शुरुआत के 3 महीने में, शुरू के 3, 4, 5, 6 हफ्ते थोड़े मुश्किल होते हैं। 3 महीने आते आते तक चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पहले 6 हफ्ते में बच्चा बार बार दूध मांग सकता है। ये नहीं सोचना है कि दूध कम है इसलिए बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चे का वजन बढ़ रहा है, सुसु पॉटी ठीक है, डॉक्टर कह रहा है आपका बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है, तो कभी कभी वो बार बार दूध मांग सकता है, वो कम सो सकता है, वो नीचे नहीं सो सकता है, दैट इज़ ऑल इज़ नॉर्मल। ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ खाया होगा तभी इसको गैस हुई है। गैस होना पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, नॉर्मल है। अपने डाइट रिस्ट्रिक्ट करना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप अपना न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करोगे, वो नहीं सोचना है। और गो विद द फ्लो। आपका बच्चा सबसे बड़ा टीचर है। हर रोज़
वो आपको सिखाएगा कि आज उसको क्या चाहिए. If you observe the baby, they can be the best Google search. Babies can be the best Google search. Good. Dr. Yogita, if you had to describe being in motherhood beyond feeding and routines, so what does it truly mean to you? Initially, when we become a mother, जिसे हम 40 days कहते हैं, 6 weeks period कहते हैं, 4 trimester, उसमें तो हमें यही लग रहा होता है कि बस अब मेरा काम यही है, फीड कराना, ये करना, वो करना, everything revolves around the baby. But as you grow, जब आप उस phase से बाहर निकलते हो, 3rd month, 4th month, the baby starts having a routine. You start liking that phase. You travel with the baby. You go on play dates. आप और माओं से मिलते हो जिनके उस समय के बच्चे हैं. तो चीज़ें ऐसे अच्छी भी लगने लग जाती हैं. और फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जाता है कि देखो ये चल रहा है, ये बात कर रहा है, अब तो ये स्माइल मेरे को देख के स्माइल करता है, सिर्फ मेरे पास ही आता है, मेरे पास ही चुप होता है. So you start feeling good about it, and over a period of time when you start becoming confident, then you start liking that phase, and then there's no looking back. पूरी सोच बदल जाती है. सोच बदल जाती है, and you are never the same person that you were before baby. Before, yes. So finally, Dr. Yogita, एक अपनी तरफ से एडवाइस जो आप माओ को देना चाहती हैं, वो क्या होगी? My one-liner advice would be never ever doubt yourself. क्योंकि उस डाउट की वजह से सारी कहानी खराब हो जाती है. आप अपना नुकसान करती हैं. हमें डाउट नहीं करना है अपने पे. ये सभी माओ को समझने की ज़रूरत है. So thank you, Dr. Yogita. Thanks for being with us. Thanks for your time. Pleasure.